हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 1.1 को सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो हिंदी मीडियम में आप लोगों को हम समझाने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तभी आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आएगा। सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर लेने से आपको समझ में चैप्टर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले आपको इस चैप्टर के कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ पहले के जो पॉइंट्स है उनको समझाते हैं। उसके बाद आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को आप खुद से भी कर सकते हैं, सोल्यूशन आप इजिली इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट पहले हम आपको समझाते हैं, संख्या। ठीक है, संख्या के बारे में कुछ यहाँ पे आपको पॉइंट्स बता दें। ऐसे तो आपने जान रखा ही होगा कि संख्या होता क्या है। सबसे पहले हम जो संख्या लिए हैं वो आपका प्राकृत संख्या है। ठीक है, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? नेचुरल नेचुरल नंबर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब ये नेचुरल नंबर क्या होता है? जिसको हम गिनते हैं, यानी गिनती की जो संख्या है उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसको अगर हम सिंबल के रूप में देखें तो इसको एन से सूचित किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हम लोग कहीं पे अगर एन लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि ये आपका प्राकृत संख्या की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में ले लें 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे का डाउट यहाँ पे ये आएगा कि सर जीरो ही इसमें होगा शामिल या नहीं। तो ये बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि जीरो को हम गिन नहीं सकते हैं। यानी गिनती के संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। इसलिए ये एक से लेकर के डॉट डॉट इंफिनिटिव तक ये शुरू हो, मतलब अंत होगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। अब इसके बाद एक आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? जब आप प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर देते हैं। ठीक है, जब आप प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देते हैं तो अब इस समूह के जो नए नाम होंगे उसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे तो 0 1 2 3 4, ये सभी जो संख्याएं होंगी ये आपका कौन सी संख्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद एक और संख्या हम लेते हैं, परिमेय संख्या। ये हमने तीन संख्या यहाँ पे आपको क्यों लिया? क्योंकि आपको इस चैप्टर में इससे रिलेटेड पढ़ना है। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या वो होता है जिसको आप अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। कहीं कहीं ना इसको आप p बटा q के रूप में भी लिखा हुआ देखते हैं। तो ऊपर वाला जो पॉइंट्स होता है उसको तो हम लोग जानते हैं कि उसको अंश बोलते हैं, और नीचे वाले पॉइंट्स को हम लोग हर बोलते हैं। तो ये चीज हमने यहाँ पे लिखा है कि जब संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाए तो हम समझ जाते हैं कि वैसे जो संख्या होंगी वो परिमेय संख्या होंगी। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं तो 2/3 ये भी आपका क्या है? परिमेय संख्या है। -1/2 ये भी आपका परिमेय संख्या है। अगर हम खाली 2 की बात करें तो ये भी एक परिमेय संख्या ही है, क्योंकि इसके नीचे 1 रहता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, इन सारे संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपको कुछ गुण धर्म पढ़ने हैं। ठीक है, आपके बुक से ही हमने इसको उठाया है, सिर्फ हम यहाँ पे आपको समझाने वाले हैं। ये समृद्ध जो गुण धर्म है इनको सबसे पहले हम समझ ले। योग का मतलब यहाँ पे होता है जोड़, ऐसे समझिए सिंपल भाषा में, योग का मतलब होता है जोड़। अब ये समृद्ध नियम क्या होता है? तो समृद्ध नियम में जैसे कहने का मतलब, अगर आप 0 में 5 जोड़ रहे हैं तो ये एक पूर्ण संख्या दे रहा है। 4 में 7 दे रहे हैं तो क्या ये एक पूर्ण संख्या है? यानी देखिए यहाँ पे लिखा है कि अगर 4 + 7 = 11 आएगा, क्या यह एक पूर्ण संख्या है? व्यापक रूप से किन्हीं दो पूर्ण संख्याएं ओ और ए और बी के बीच जो संख्याएं होंगी वो पूर्ण संख्या होंगी। यानी कि 4 और 7 को आप जोड़ेंगे तो 11 आएगा, और 11 को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। क्यों? क्योंकि ये प्राकृत संख्या में ही ये शामिल होता है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि जब किन्हीं दो संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं पूर्ण संख्या को, तो पूर्ण संख्या देगा। तो ये आपका योग के समृद्ध नियम इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहाँ पे व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब होता है घटाव। ठीक है, व्यवकलन का मतलब क्या होता है? घटाव। जैसे कि अगर 5 - 7 करेंगे तो क्या आएगा? -2। लेकिन अगर आप 7 - 5 करेंगे तो 2। ये दोनों में डिफर है, इसलिए हम कहते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं का व्यवकलन है वो समृद्ध नियम के अंतर्गत या समृद्ध गुणधर्म के अंतर्गत नहीं आता है। तो ध्यान रखना ये वाले पॉइंट। अगर हम गुना की बात करें तो देखिए 0 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0। और 3 में अगर 0 से गुना करेंगे तो ये क्या आएगा? 0। ठीक उसी प्रकार से 3 में अगर 7 से गुना करें तो 21 आएगा, और 7 में अगर हम 3 से गुना करें फिर भी 21 आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गुणन का यानी गुना का जो है नियम या गुना का जो रूप है वो समृद्ध गुण धर्म में आता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी है। तो इस चीज को आपको समझना है, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे मिलने वाला है। अगर हम भाग भाग की बात करें
तो देखिए भाग में क्या है, जैसे 5/8 है, ठीक है। अगर 5/8 है, इसको भाग देने पे आपका वैल्यू कुछ निकल कर आएगा। अगर आप 8/5 में देंगे तो इसका वैल्यू कुछ 1 आएगा। जैसे देखिए 5 से 8 में भाग देंगे तो पहले तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। देखिए 5 से 8 में भाग लगाएंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन अगर आप 8 से 5 में लगाएंगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो भाग का नियम है समृद्ध गुणधर्म में वो फॉलो नहीं करता है, या इसमें वो इसके अंतर्गत वो भाग नहीं आता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ये कौन से गुणधर्म में? समृद्ध गुणधर्म में। अब हम लोग आगे आते हैं। अगला जो गुणधर्म आता है वो आपका क्रम विनिमयता का नियम आता है, ठीक है। अब आइए क्रम विनिमयता का नियम को पहले समझ लेते हैं। इसमें भी आपको 4 चीज देखने को मिलेगा। एक तो आपका योग व्यवकलन का मतलब अभी हमने आपको समझाया था घटाना। एक तो आपका गुणन आएगा, यानी जिसमें हम कर सकते हैं गुना करना, और एक आपका आएगा भाग। अब क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि यदि कोई दो संख्या a प्लस बी, तो इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो b प्लस ए के बराबर आना चाहिए। तो ऐसा जब नियम होगा, चाहे ऐसा जब होगा, तो उसको हम लोग क्रम विनिमयता के नियम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर 0 + 7 जोड़ रहे हैं तो 7 + 0 भी जोड़िए, इसका मान भी 7 आएगा। यानी अगर आप a + b जोड़िए या b + a जोड़िए, ये दोनों का मान बराबर आएगा, तभी आपका एक क्रम विनिमयता का नियम फॉलो करेगा। तो योग में क्रम विनिमयता का नियम फॉलो करता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि योग क्रम विनिमय नियम है, ठीक है। ये क्या है? क्रम विनिमय नियम है। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में भी दिखाया गया है। अगर हम घटाव की बात करें तो घटाव में ये नियम फॉलो नहीं करता है, या इसमें एक गलत होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप ऐसे समझिए कि a - b बराबर नहीं होता है b - a। जैसे हमने मान लिया कि a बराबर हमने 2 लिया और b बराबर हमने 4 लिया, तो यहाँ पे 2 - 4 इक्वल टू, यहाँ पे 4 - 2 इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 - 4 -2 होगा और इधर से 4 - 2 यानी 2 हो गया। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, इक्वल बराबर नहीं है। तो इसलिए घटाव यानी व्यवकलन में ये नियम फॉलो नहीं करता है। कौन सा नियम? क्रम विनिमय नियम। अब गुना की बात करें तो गुना में करेगा, कैसे करेगा? तो आइए देखते हैं। यहाँ पे जैसे a × b बराबर होना चाहिए b × a। जैसे हम a का मान यहाँ पे ले लेते हैं 4 और b का मान ले लेते हैं 2। तो यहाँ पे जब करेंगे तो 4 × 2 इक्वल टू इधर आएगा 2 × 4। अब यहाँ पे देखिए 4 दूना कितना आएगा? 8। यहाँ पे कितना आएगा? 8। तो ये दोनों इक्वल आ गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो गुना का नियम है इसमें फॉलो करता है क्रम विनिमय में। अगर हम भाग की बात करें तो भाग नहीं करता है। कैसे नहीं करता है? आइए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। पहले इसको हम क्लीन कर लेते हैं। जैसे भाग में क्या है, जैसे a भागा b बराबर नहीं होगा b भागा a का। कैसे? तो देखिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमने a की जगह पे 4 लिया और b की जगह पे 2 लिया, या 8 ले लेते हैं, ठीक है, 8 लेते हैं। तो यहाँ पे 4 भागा 8 हो जाएगा और इधर करेंगे तो 8 भागा 4 हो जाएगा। अगर हम इसको लिखें तो 4/8 लिख सकते हैं और इसको 8/4 लिखेंगे। अब यहाँ से क्या आ गया? 1/2 और इधर से आ गया 2। अब बताएंगे जरा कि 1/2 कभी बराबर हो सकता है 2 के? बिल्कुल नहीं। तो इस कंडीशन में आपका गलत हो गया। तो ये आपका क्रम विनिमय नियम भाग में फॉलो नहीं करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं साहचर्यता का नियम, जिसको साहचर्यता भी कहा जाता है। तो आइए समझते हैं साहचर्यता क्या है। तो देखिए इसमें आपको 4 तरीके देखने को मिलेंगे। एक तो आपका योग यानी जोड़ वाला देखने को मिलेगा, व्यवकलन मतलब आपको घटाने वाला मिलेगा, और गुणन के मतलब आपको गुना वाला मिलेगा, और भाग का मतलब यहाँ पे भाग देने वाला मिलेगा। तो ये सिंपल है। अब इसमें क्या होता है, जैसे 3 संख्याएं ली जाती हैं, जैसे a × b × c, ठीक है। ये बराबर होना चाहिए a × b, ठीक है, गुना c। ये गुना का है। अगर हम प्लस की बात करें तो a + b + c बराबर होना चाहिए। इधर से आप जब करेंगे तो इधर में क्या होना चाहिए? a + b × c, ये आपका बराबर होना चाहिए। यहाँ पे प्लस लगा देंगे। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कौन सा? साहचर्यता का नियम। तो ये जोड़ में यानी कि जो योग है उसमें ये फॉलो आराम से कर जाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं 2, हमने यहाँ पे a बराबर 2 लिया, b बराबर 3 लिया, 4 और c बराबर हमने 4 लिया। तो जब आप जोड़ेंगे तो 2 + b + c करेंगे, यानी 3 + 4 7 हो जाएगा।
इधर आप करेंगे तो 2 + 3 अब प्लस इधर 4 हो जाएगा। अब यहाँ 7 और 2 9, इधर भी देखिए 3 और 2 5, 5 4 9। तो ये योग में फॉलो करता है, यानी कि योग में सहचारिता का नियम आराम से फॉलो कर जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें घटाव में, तो घटाव में ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखिए आप यहाँ पे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दिया, फिर यहाँ पे a माइनस बी, ये कभी माइनस सी के इक्वल नहीं होगा, नहीं होगा। आप देख सकते हैं कैसे, जैसे एक जगह पे हमने 2 ले लिया, बी की जगह पे 3 ले लिया और सी की जगह पे 4 लिया, तो यहाँ पे हम रखेंगे 2 माइनस 3 माइनस 4, ठीक है। इधर लिखेंगे 2 माइनस 3 माइनस 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 माइनस, देखिए यहाँ से घटाएंगे तो माइनस आएगा, -1 आ जाएगा, और देखिए 3 में से 4 आप जब घटाओगे ये -1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। इधर देखेंगे तो -1 और -4, यानी इधर आया 3 और इधर आ गया -5। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे कर सकते हैं कि जो व्यवकलन है यानी जो घटाना है, सहचारिता नियम फॉलो नहीं करता है, तो यहाँ पे आप इसको नहीं करेंगे। आप समझ पा रहे होंगे। गुना की बात करें तो गुना में फॉलो कर जाएगा। कैसे करेगा, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ समझाया गया है कि अगर हम a बराबर लेते हैं 7, b बराबर 2 और c बराबर 5 लेते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में जब आप गुना कराएंगे इस नियम से तो दोनों में इक्वल आएगा। कैसे, देखिए 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10, और यहाँ पे और ये आ गया, अच्छा देखिए यहाँ पे 5 दूना 10 गुना 7, इधर करोगे तो 7 दूना 14 गुना 5, अब 10 सत्ते कितना आएगा 70, 14 पचे कितना आएगा 70। तो दोनों तरफ बराबर आया या नहीं, बिल्कुल आया। इस चलते हम कह सकते हैं कि जो गुना में है सहचरिता के नियम फॉलो करता है। अब यहाँ पे भाग में बिल्कुल नहीं करेगा, भाग में नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसको भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, भाग में कैसे नहीं करेगा। जैसे हमने a बराबर लिया, भाग का नियम पहले ऐसे बनेगा, a भागा b, इधर हो जाएगा b भागा c इक्वल टू a भागा b, और यहाँ पे भागा का चिन्ह होगा c। अब a की जगह पे हमने 2 लिया, b की जगह पे 3 लिया और c की जगह पे मान लीजिए 4 लिया। हम एक ही एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 भागा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 भागा 4, ठीक है। जब इधर आप करोगे तो क्या आएगा 2 भागा 3 और भागा 4, ये कभी इक्वल नहीं आएगा। कैसे, देखिए तो 2 गुना, पहले हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, और इधर करो तो देखो ये 2/3 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 आएगा, यहाँ पे 1/2 इंटू 3। तो यहाँ पे इस कंडीशन में ये कभी फॉलो नहीं करता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो साक्षरता नियम है उसमें भाग का नियम फॉलो नहीं करता है। उम्मीद करते हैं ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं शून्य की कुछ भूमिका देखते हैं, ठीक है। शून्य की भूमिका क्या होती है, देखिए इसमें हमने आपके बुक से ही पॉइंट उठाया है कि परिमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य एक तत्समक है। यह पूर्णांकों और पूर्ण संख्याओं के लिए योग तत्समक है। अब देखिए योग तत्समक का मतलब क्या हुआ, जैसे आप 0 में 4 जोड़ते हैं या 4 में 0 जोड़ते हैं तो इसका रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो इसका 0 का मतलब सिर्फ ये हुआ कि ये सिर्फ जुड़ने का कार्य करता है, इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 120 में आप 0 जोड़िए चाहे 0 में 120 जोड़िए, रिजल्ट तो 120 ही आएगा, इसमें थोड़े कोई दूसरा वर्ड मतलब कोई दूसरा नंबर आ जाएगा, दूसरा संख्या आएगा, ऐसा तो नहीं है। तो इसका सिर्फ यही वैल्यू है, इसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने वाले हैं। अब एक और आता है वन की भूमिका। वन की भूमिका है जैसे आप 120 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 में 120 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट सेम ही आएगा। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो होगा काम वो केवल और केवल गुणन में होगा, यानी गुना में होगा, ठीक है। और अभी से पहले जो हम ये 0 वाला बताएं ये सिर्फ जोड़ में होगा। देखिए यहाँ पे योग लिखे भी है, इसमें सिर्फ योग में होगा। लेकिन अगर गुना की बात करें तो गुना में इसका रिजल्ट अलग हो जाएगा। जैसे आप 0 में 5 से गुना करेंगे और 120 में 5 से गुना करेंगे तो रिजल्ट तो सेम ही आएगा, लेकिन यहाँ पे जो बड़ा नंबर है वो भी 0 बन जाएगा। तो आपको इस चीज पे ध्यान रखना है, ठीक है।
अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 120 में अगर आप 1 से गुना करा रहे हैं तो 120 आया। लेकिन अगर यही चीज आपसे कहा जाता है कि 120 को 1 में जोड़िए तो 121 आएगा, ठीक है। या 1 में 121 को जोड़िए फिर भी आएगा 1, 100, देखिए 120 में जोड़ेंगे तो फिर भी 121 आएगा। तो इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन किया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि किसी भी परिमेय संख्या के लिए 1 गुना 1 बराबर a गुना 1 बराबर a होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं 1, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं 1 की भूमिका। अब हम लोग आते हैं सीधे एक्सरसाइज पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इस चैप्टर में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप बताइए यहाँ पे कि इसमें कौन सा गुणधर्म का इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अब यहाँ से आपसे कोई पूछ लिया जाए कि बताओ बाबू ये 4/5 कौन सी संख्या है, तो आप यहाँ पे फट से बताइएगा कि ये आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। अगर आपसे पूछ ले कि 1 क्या है तो ये भी आपका परिमेय संख्या ही है। अब देखिए 4/5, ठीक है। अब ये 4/5 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 है इंटू, फिर यहाँ पे इक्वल टू 1 गुना इतना बराबर इतना। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो मुख्य काम हो रहा है वो 1 से हो रहा है। 1 में दोनों तरफ जब हम गुना करवा रहे हैं तो रिजल्ट सेम ही आ रहा है। तो इस कंडीशन को हम लोग कौन सी बताए थे, तो अभी हमने आपको देखिए यहाँ पे समझाया कि जब 1 से आप दोनों तरफ गुना कर रहे हैं और रिजल्ट सेम आ रहा है तो हम लोग इसको बोलते हैं 1 गुणात्मक तत्समक। तो ये आपका कौन सा संख्या बन जाएगा? 1 गुणात्मक तत्समक। कौन सा बनेगा? 1 गुणात्मक तत्समक। अब चलिए हम लोग सेकंड की बात कर लेते हैं। अब सेकंड में आप देख पा रहे होंगे कि मान लीजिए इसको हमने ए मान लिया और इसको हमने बी मान लिया, ठीक है। तो ए बराबर है 13/17, माइनस में दिया है तो माइनस लिखेंगे, और बी बराबर -2/17। अब इधर देखेंगे तो ए और इधर भी है। अब जब दोनों में हम लोग गुना करा रहे हैं, देखिए यहाँ पे ए गुना बी बराबर आना चाहिए बी गुना ए, ठीक है। अब यहाँ पे 13 दूना कितना हो जाएगा? 26, 17 सते 119। यहाँ पे देखिए माइनस को जब माइनस से गुना कराया जाता है तो रिजल्ट प्लस आता है, तो यहाँ पे ये तो प्लस हो जाएगा। अब इधर की बात करें तो यहाँ से देखिए फिर 13 दूना 26 और 17 सते 119 से, यानी ये कौन से नियम को फॉलो करता है? तो देखिए हमने आपको यहाँ पे समझाया था कि ये क्रम विनिमय नियम होता है। कौन सा नियम? ए गुना बी बराबर बी गुना ए जब आता है तो हम लोग इसको बोलते हैं क्रम विनिमयता का नियम। तो हम लोग यहाँ पे फटाक से क्या लिख लेंगे? क्रम विनिमयता का नियम। यहाँ पे कौन सा नियम हो जाएगा? क्रम विनिमयता का नियम, ठीक है, क्योंकि इसमें आ रहा है ए गुना बी बराबर बी गुना ए। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए 19 -19/29 गुना 29/-19 है, और इक्वल टू रिजल्ट में 1 आया है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा रूल फॉलो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऊपर नीचे तो ये सब कट रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ हम कह सकते हैं कि ये गुणात्मक प्रतिलोम है। कौन सा है? गुणात्मक प्रतिलोम। अब चलिए हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ए और बी दो संख्या है, ठीक है, ए और बी दो संख्या है। तो अगर हम इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखें तो ये बटा बी होगा। तो इसी का जो उल्टा हम करेंगे तो बी बाई ए होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम या उसका विपरीत, ठीक है। जैसे 1/2 को 2/1 लिखा जाए तो इसका क्या होगा? ये प्रतिलोम। अब यहाँ पे जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कौन सा प्रतिलोम बनेगा? गुणात्मक प्रतिलोम। जब यहाँ पे प्लस करेंगे तो कौन सा प्रतिलोम बनेगा? योज प्रतिलोम। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। बाकी और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, और नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि बताइए कि कौन से गुण धर्म या गुण की सहायता से आप इसको अभिकलन, अभिकलन के मतलब हमने आपको समझा रखा है, ठीक है, यानी इसको रिजल्ट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को 1/3 गुना 6 और यहाँ है इंटू 4/3। मान लीजिए कि ए बराबर आपका 1/3 है, बी बराबर 6 है,
और c बराबर 4/3 है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसका मान पुट करेंगे, a गुना b गुना c, यहाँ पे को की जगह पे हम लोग इक्वल टू ले लेते हैं, और 1/3 गुना, सॉरी 1/3 नहीं आएगा यहाँ से, आप यहाँ से इसका मान a और b के फॉर्म में लिखिए। चलिए हम a और b के फॉर्म में लिख देते हैं। हमने a माना है, इसको b माना है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह दिया तो मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आपका c। तो हमने आपको पढ़ाया था कि a गुना b गुना c बराबर, यदि a गुना b गुना c आए तो हम लोग इसको बोलते हैं सहचारिता का नियम। किसका नाम दिए थे हम? सहचारिता का नियम। और नहीं तो चलिए हम आपको यहाँ पे दिखा भी देते हैं। देखिए ये आपका सहचारिता का नियम है। देखिए यहाँ पे हमने आपको समझाया था। तो ये कौन सा नियम से हो जाएगा यहाँ पे आपका? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सहचारिता का। तो उम्मीद करते हैं आप सारी चीजों को कंसेप्ट के साथ समझ पाए होंगे। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें समझा बोल सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो को हम जल्द ही अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।